मेरा आज का सेशन इंडिया यूएस रिलेशंस पे है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग इंडिया और यूएस के बीच। वैसे फॉर दी जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ कि लेटली हफ्ते 10 दिन से हम लोग मिले नहीं है, तो हफ्ते 10 दिन में जो इंटरनेशनल स्फीयर में हो रहा है उसका आपको आइडिया है? जैसे हम लोग मोदी जी पोलैंड गए, फिर उसके बाद यूक्रेन भी गए, थोड़े दिन पहले हम रशिया भी गए थे, है ना? जब से ये मिल के आए तब से लड़ाई भी तेज हो गई थोड़ी सी। हालांकि उसका रीजन ये नहीं है कि इनके मिलने से लड़ाई तेज होगी, उसका रीजन ये है कि जब यूएस में गवर्नमेंट चेंज के आसार लग रहे हैं और मीडिएशन के आसार लग रहे हैं कि हो सकता है यूक्रेन रशिया में कोई मीडिएशन करवाए, तो दोनों कंट्रीज अपना स्टैंड थोड़ा सा स्ट्रांग कर रही हैं कि जब मीडिएशन होगा तो यूक्रेन जाता है कि कुर्स्क कुर्स्क जो जगह है उस पर तो एटलीस्ट हमारा कब्जा हो, तो हम बोलेंगे हमारे वाला एरिया छोड़ो तो हम ये छोड़ देंगे टाइप। तो ऐसा कुछ दोनों कर रहे हैं। हम पे तो वैसे इल्जाम ही लग रहा है बनौती होने का कि ये आए और लड़ाई लड़ाई तेज होगी, ऐसा सच नहीं है। और इंडिया उसके बाद जो बाइडेन से मीटिंग हुई, दो और डिफेंस के एग्रीमेंट्स हमने साइन किए, जिनको वो सप्लाई एग्रीमेंट है एक, तो एक लाइजन ऑफिसर्स को लेके सोसा बोल रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, सप्लाई को लेके एक एग्रीमेंट है, एक लाइजन ऑफिसर्स को लेके एग्रीमेंट है। एक ये है कि अगर नेशनल डिफेंस पे कोई बुरा वक्त आता है तो इंडिया यूएस की गुड्स एंड सर्विसेज के साथ सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे और वाइसा वर्सा वो हमें प्रोवाइड करेंगे, अगर ऐसे किसी गुड्स एंड सर्विस की कमी होती है जो नेशनल डिफेंस के लिए क्रिटिकल है। तो यूएस हमें देगा, हम यूएस को देंगे इन दी केस ऑफ एनी डिसरप्शन। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है ना, बहुत बड़ा हो सकता है, ताइवान से हो सकता है वो सेंट्रल यूरोप से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जो नेशनल डिफेंस का एक मुद्दा बन सकता है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ। दूसरा हुआ कि इंडियन ऑफिसर्स यूएस बेसिस पे डिप्लॉय किए जाएंगे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर यूएस की कुछ स्ट्रेटेजिक कमांड्स पे डिप्लॉय किए जाएंगे फॉर द बेटर ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये दो एग्रीमेंट है, ये दो बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इंडिया यूएस का डिफेंस कॉपरेशन बहुत बड़ा और पुराना है। कितना पुराना है? 21-22 साल पुराना है। आजादी के टाइम का नहीं है, 21वीं सदी का। इंडिया यूएस का रिलेशन जो है वो 21वीं सदी का है। 20वीं सदी का तो हमारा खराब ही रहा है, इंडिपेंडेंस से 30-40 साल तो खराब ही रहा है। तो दो एस्पेक्ट्स में हमें देखना है। पहला एस्पेक्ट ये है कि थोड़ा सा बेसिक जेनेसिस मुझे समझाना है इंडिया यूएस रिलेशंस का, और दूसरा जो डिफेंस में हमारे 6-7 एग्रीमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है? तो इनिशियली अगर हम बात करें, जो भी मॉडर्न डे वर्ल्ड आप देखते हो, जो भी आज दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आपकी है, वो दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी हुई है ना। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की दुनिया थोड़ी अजीब और डिफरेंट थी। जो हमने नहीं देखा हमें अजीब लगता है ना, जिन लोगों ने जिया उनके लिए वो नॉर्मल होगी। तो प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उसका मेजर शेपिंग जो फैक्टर रहा वो कोल्ड वॉर भी रहा, शीत युद्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं। शीत युद्ध क्या था? कोल्ड वॉर तो, वर्ल्ड वॉर तो आप जानते हो, पूरा यूरोप एंड यूएसए इंक्लूडिंग द एशिया भी इन्वॉल्व हुआ ही था, जापान इन्वॉल्व हुआ था, इंडो चाइना इन्वॉल्व हुआ था। तो बहुत सारे लोग लड़े थे, वो हिस्ट्री का कंपोनेंट है। उसके खत्म होने के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप होता है, जो आज भी किसी ना किसी प्रोग्रेसिव स्टेज में आगे बढ़ रहा है, और उसी को आप वर्ल्ड ऑर्डर देखते हो। जो आपने देखा वो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद आया। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है जो उसको डिसरप्ट किया या जिसने उसको रीशेप किया, दैट वाज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था? यूएसए और यूएसएसआर, दो बड़ी पावर्स, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दो बड़ी पावर्स कुछ हद तक ठीक बची थी, वो यूएसएसआर था जिसको आज आप रशिया बोलते हैं, और यूएसए था। बाकी सब लोग तहस नहस हो चुके थे। दोनों की आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट है। यूएसएसआर सोशलिस्टिक कंट्री थी और यूएसए कैपिटलिस्टिक कंट्री थी। इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इन लोगों की आइडियोलॉजीज क्लैश करती थी, जिस वजह से ये इनडायरेक्टली लड़े, इसलिए हम इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। डायरेक्टली नहीं लड़े, न्यूक्लियर केपेबल स्टेट्स हैं तो उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी। लेकिन इनडायरेक्टली, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो कोरिया हो, वियतनाम हो, चाहे वो कॉन्गो हो सेंट्रल अफ्रीका में, या अफगानिस्तान हो,
ये इनडायरेक्टली लड़े और बहुत सारे देशों की तबाही का कारण बने। ये हर दिशा में हुआ, ऐसा नहीं कि लड़े इन्होंने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी किया, इन्होंने बाकी सारी रिसर्चेज में भी किया। जर्मनी के कितने सारे साइंटिस्ट थे जिनको होड़ थी कि रशिया लेके जाएगा या यूएसए लेके जाएगा, तो ये हर जगह पे कंपटीशन में थे। इसने बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया, एंड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम इंडिया यूएस के रिलेशन नहीं बहुत अच्छे नहीं थे, है ना। ये वो टाइम था जब धीरे धीरे यूएसए वाज, और आई वुड से पाकिस्तान वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूएसए एंड इंडिया वाज समहाउ इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूएसएसआर। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि यूएसए ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम लोग नेटो के नाम से जानते हैं। आज भी क्लेश की जड़ तो यही है, अगर सेंट्रल यूरोप में आज लड़ाई है तो नेटो ही उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है। ये नेटो कोल्ड वॉर की बॉडी है, मिलिट्री अलियांस है कि अगर यूएसएसआर किसी भी नेटो मेंबर पे हमला करता है तो ये मिल के उसका जवाब देंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे यूरोप में नेटो बना, नेटो एक मिलिट्री अलियांस था यूएसएसआर के खिलाफ, यूएसए ने बनाया, ऐसी ही एक बॉडी एशिया में बनी थी जिसको सेंटो बोलते थे। आज वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आपने शायद सुना नहीं होगा। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कुछ कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक और टर्की, इस तरीके के देशों को इंक्लूड किया गया अमंग अ फ्यू यूरोपियन कंट्रीज। जब पाकिस्तान ने सेंटो को ज्वाइन कर लिया, तब इंडिया का जो झुकाव है वो यूएसएसआर की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि हम लोग नॉन अलाइंड कंट्री रहे हैं पूरे कोल्ड वॉर में, बट यू विल फाइंड कि 1960s का टाइम या 1970s का टाइम, इंडिया के रिलेशंस या डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स वो यूएसएसआर से हुए हैं, रादर कि हमारा यूएसए के साथ कुछ रहा है। तो अर्ली डेज पे ये वही वक्त है जब ईरान यूएसए का बहुत अच्छा दोस्त रहा, ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज भी दी गई और उनके चलते उन्होंने न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स भी करे, जिसके चलते आज यूएसए ईरान पे हमला करने के कगार पे आ जाता है कि तुम लोग न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हो। टेक्नोलॉजीज यूएसए नहीं दी थी, उस वक्त दी थी, उस टाइम पे दी थी। ठीक है। सॉरी। इंडिया यूएस के रिलेशंस में जो सुधार आया उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि 1990s में यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया। आज यूएसएसआर का नाम कोई नहीं लेता ना, सोवियत यूनियन या सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, वो आज नहीं है। वो बड़ा, आज रशिया से बहुत बड़ा था, वो पूरे का पूरा सेंट्रल एशिया और लगभग सारे का सारा ईस्टर्न यूरोप उसका पार्ट था, यूक्रेन भी उसका पार्ट था। जब वो कंट्रीज आजाद हो जाती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेती हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल को ऑप्ट कर लेती हैं, तो मान लिया गया कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। वो जो डर था यूएस का कि यूएसएसआर पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा या व्हाटसोएवर डेमोक्रेसी चली जाएगी, वो खत्म हो गया। दो चीजें हुई, एक, नेटो को कभी खत्म नहीं किया गया, हालांकि उसका कोई पर्पस नहीं रहा, लेकिन नेटो स्टिल एग्जिस्ट किया, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस। दूसरा हुआ कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, दो पावर पोल्स थे, यूएसएसआर और यूएसए। 90s में जब यूएसएसआर नहीं रहा, तो नहीं रहा मतलब मर नहीं गए वो, बट बहुत बड़ी पावर नहीं रहा, तो यूनिपोलर वर्ल्ड निकला कि सिर्फ एक वर्ल्ड पावर है जो दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर रही है। दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसा नहीं कि चला रही है, बट इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसा हो जाते हैं लगभग हो जाता है, तो वो यूएसए रहा। पोस्ट दैट, अब आप बोलोगे यूरोप कहां गया, तो यूरोप की बड़ी कंट्रीज को वर्ल्ड पावर्स क्यों नहीं बोलते हम लोग? वेयर इज फ्रांस, वेयर इज यूके, वेयर इज जर्मनी? डरे भी है, मतलब प्रैक्टिकली पहले 50 साल तो यूरोप वाज अंडर रिकंस्ट्रक्शन कि डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो सेंटर फोकस यूरोप था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ सेंटर फोकस यूरोप था, और चलो हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट हम आइसोलेटेड मानते हैं, बाकी जो ज्यादातर डिस्ट्रक्शन हुआ या तो पैसिफिक आइलैंड्स में हुआ या यूरोप में हुआ। तो यूरोप उसके बाद बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर के मुद्दों पे आगे बढ़ के नहीं आया, बट यूएसए वाज देयर। नेटो के मेंबर जरूर बने हैं, लेकिन यूएसए वाज लीडिंग देम। आज देयर इज अ चांस कि हो सकता है कल को फ्रांस उभर के बाहर आए, या इंग्लैंड अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरता है तो एज अ वर्ल्ड पावर वो लोग भी इन्फ्लुएंशियल बने। लेकिन एज ऑफ नाउ 90s की अगर बात करें तो यूएसए वाज द सिंगल बॉडी, सिंगल कंट्री जो इन्फ्लुएंस कर रहा था चीजों को। अब इसके बाद भी 10 साल का टाइम पीरियड रहा जब इंडिया यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे।
बट 90s वाज द टाइम जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने वो नॉन अलाइनमेंट थोड़ा सा साइडलाइन होने के बाद, नॉन अलाइनमेंट इररेलेवेंट लगता था 90s में, लगता था, अब नहीं लगता। अब तो फिर हमें रेलेवेंस दिखती है कि यूएस से भी दोस्त है, रशिया को भी जफियां डालनी है, बाइडेन के साथ भी हंसना है, तो अब फिर हमें दिखता है कि इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट। 90s में इंडिया ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को चेंज किया, यूएस को भी लगा कि फॉरेन पॉलिसी स्टैंड चेंज होंगे, और 2001 टू आते आते इंडिया यूएस के जो एक्चुअल लाइक प्रैक्टिकल रिलेशंस की शुरुआत होती है। अर्लियर ऐसा तो नहीं था कि जीरो था बिल्कुल, लेकिन जब जिस तरीके की कॉपरेशन आप आज देखते हैं, इसकी नींव जो 2001-2 में रखी गई है। 1999 वाज द टाइम हम कारगिल वॉर लड़ रहे थे, यूएसए डिनाइड अस दी जीपीएस डेटा, राइट। हमारे पास मार्क टू या जो मिसाइल सिस्टम्स है, वो जीपीएस को यूज करके, ओके इंटरनेट बंद हो गया। चलो लेट अस सी। तो जीपीएस को यूज करके हम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे जो पाकिस्तानी टारगेट्स थे करगिल हिल्स के आसपास, बट यूएसए ने कैटेगोरिकली उस एक्सेस के लिए डिनाई कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे इंस्टांसेस रहे हैं व्हेन लाइक 1971 का जो वॉर था, दैट हेनरी किसिंजर जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, अब तो शायद मर गए ना, शायद मर गया, पता नहीं, मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर हेनरी किसिंजर का नाम ना आए तो शायद वो बात ही अधूरी रह जाएगी। वो इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहा है, जैसे अपने देश में अजीत डोभाल है, सिक्योरिटी की बात हो और अजीत डोभाल की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली इंटरनेशनल स्फीयर्स में अगर सिक्योरिटी या रिलेशंस की बात हो और हेनरी किसिंजर की कोई बात ना करे, ये नहीं हो सकता। ही वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द यूएस गवर्नमेंट, और वो लंबा टाइम सर्व किए हैं। तो उनका आइडिया था कि इंडिया पे अटैक कर देते हैं जस्ट बांग्लादेश लिबरेशन को रोकने के लिए। नेवल यूएस नेवी डिप्लॉयड भी थी बे ऑफ बंगाल में, तो इट वाज अ नैरो एस्केप फ्रॉम अ बिग वॉर इन द बे ऑफ बंगाल। तो यूएसए हमेशा दूसरे पलड़े में रहा है, कारगिल वॉर तक रहा है, उसके बाद रियलिटीज चेंज होती हैं, एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं, और क्या चेंज होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहली बात, पहला इंटरेस्ट तो यही था कि फर्स्ट इंटरेस्ट वाज दिस रीजन, कि इस रीजन में बेसिकली यूएसए वाज इंटरेस्टेड कि इनका आगे से प्रसार रोकना है। इसको हम यूएसएसआर बोल रहे हैं ना, यूएसएसआर प्लस इसके अलाइज जो भी थे। तो इन्होंने यूरोप को साथ लिया और इनके खिलाफ जो भी कोल्ड वॉर की एक्टिविटीज चल रही थी, ये पहला फेज था। 90s आते आते खत्म हो गया, तो दूसरा इंटरेस्ट इनका निकला इस एरिया में, ये एरिया, ये क्या है, ये ऑयल रिच और मिनरल रिच रीजन्स है। मिनरल रिच रीजन है कंट्री के, ट्रांस अफ्रीका। तो बोले ऐसा है, एक मीनवाइल चलते चलते वो 9/11 का अटैक हो गया था, तो टेररिज्म वाज ऑन फोकस कि हमें काउंटर टेररिज्म करना है, ग्लोबली करना है, जहां से भी टेररिस्ट अटैक्स अराइज हो रहे हैं। अफगानिस्तान से हुआ, अगर 9/11 का अटैक हुआ, अफगानिस्तान में जो भी हुआ उसके लिए यूएसए इक्वली रिस्पॉन्सिबल था, यूएसए यूएसएसआर। पर उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत करी कि हम यहाँ जो आतंकवाद पैदा हम नहीं किया है उसको खत्म कर देंगे। फिर वही ऐसी बातें उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में, बहुत सारी कंट्रीज आप पाओगे कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ट्रांस अफ्रीका के नाम से किसी भी कंट्री में यूएस फोर्सेस जाती हैं और वहां के डिक्टेटर को हटा के वहां सो कॉल्ड डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, है ना। गद्दाफी बच गया था, वो लेटर 2011 में जाके उसको फ्रांस और बाकी नेटो कंट्रीज ने मिलकर थोड़ी गड़बड़ करी वहां पे। सिमिलरली इधर कुछ कंट्रीज थी, ईरान था, इराक था या सीरिया था, तो दे वर मोर और लेस इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दीज कंट्रीज। इकोनॉमिकली दे आर मिनरल रिच, ऑयल रिच कंट्रीज, और स्ट्रेटेजिकली कुछ बेसिस थे यहाँ पे जो यूएस की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ थे। तो जब उनका इंटरेस्ट यहाँ से हटके इधर को आया, तब इंडिया यूएस के रिलेशंस में न्यूट्रलिटी आनी शुरू हुई। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हो गए, न्यूट्रल हो गए, नेगेटिव साइड नहीं रहा। और जब दिखा कि ऑयल तो 2010 में अमेरिका को खुद ही मिल गया, नदरन अमेरिकन जो कनाडा बॉर्डर है वहां पे, जो ग्रेट लेक्स का रीजन है, वहां पे ऐसे सिस्मिक सर्वे में पता चला कि रॉक्स में ना ऑयल है, शेल ऑयल बोलते हैं उसको वो लोग, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ क्रूड ऑयल ओनली।
तो अमेरिका पहले जो सबसे बड़ा कंज्यूमर था क्रूड ऑयल का, वो प्रोड्यूसर बन गया। उसको इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी इधर आजादी देने की लोगों को, बिना आजादी के भी चल रहे थे ये लोग। तो अब उनका फोकस इस एरिया से हटके एक और एरिया पे आया है, जो है ये वाला इंडो पैसिफिक रीजन। यहां पे क्या हो रहा है, चाइना इज गेटिंग रेडी टू बी अ सेकेंड पोल ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड इन्फ्लुएंशियल कंट्री। तो जैसी राइवलरी यूएसएसआर के साथ थी यूएस की, वैसी राइवलरी यहां पे देखने को मिलेगी। अनदर बाइपोलैरिटी इन दी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो यहां रेडी हो रही है। तो राइट नाउ अमेरिका इज गेटिंग रेडी फॉर दैट राइवलरी। तो दो काम कर रहे हैं, यहां से अपना पीछा छुड़वा रहे हैं, इसराइल की दोस्ती करवा रहे हैं जगह जगह, अब्राहम अकॉर्ड्स, इसके साथ हैंडशेक, सारे शेख्स के साथ हेलो हाई करवा रहे हैं कि लड़ना बंद करो, क्योंकि बेसिकली सेंटर फोकल वाज इजराइल और बाकी सारी कंट्रीज। तो बाकी सारी कंट्रीज में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे थे वो तो उन्होंने बंद ही कर दिए। एक वक्त था जब सीरिया पे ड्रोन अटैक्स होते थे, इराक पे ड्रोन अटैक्स होते थे, या बाकी सारी एरियाज में ड्रोन अटैक्स किया, रीपर ड्रोन आता था या हॉक ड्रोन आते थे, वो यूएस से ऑपरेट होकर यहाँ पे अटैक कर देते थे। अब वो बंद हो गए। हॉक तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, रीपर हम भी खरीद रहे हैं पुराने, क्योंकि उनका यूटिलिटी नहीं रहा यूएस के लिए। तो अब वही चीजें यहाँ पे होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए रेडी हो रहे हैं। पहले इस रीजन को एशिया पैसिफिक बोला जाता था जियोपॉलिटिकल मैटर्स में। यूएसए स्टार्टेड कॉलिंग इट इंडो पैसिफिक, कि इंडिया की मेजर इन्वॉल्वमेंट यहाँ है, और हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि ऐसे इंडियन ओशन के बीचों बीच बैठे हैं हम लोग। दुनिया का 2/3 ऑफ द ट्रेड यहीं से होकर गुजरता। तो बिना इंडिया को साथ लिए इस रीजन पे बहुत बड़ा कुछ कर पाना तो संभव नहीं होगा। तो दे इन्वॉल्व अस इन दिस, और डिफेंस कॉपरेशन की शुरुआत होती। जैसे जैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी दोस्ती और गहन होती जा रही है। रीजन स्पेसिफिक है, अगर आप स्विच करोगे रशिया में जाएंगे तो हम थोड़ा ऐसे घोस्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे को कि नहीं नहीं, हम इनको इतना ज्यादा, इतनी अच्छी भी दोस्ती नहीं है, पुतिन भी अच्छा दोस्त है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं, जहां पे हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन उसी के साथ मूव करता है। ये कोई वैसे वाली दोस्ती या लव अफेयर नहीं है कि वो भाई या उसके साथ मैं खड़ा हुआ, वो हुआ। ये किसी भी टाइम पलट जाते हैं, किसी भी वक्त पलट पलट जाते हैं। वही हेनरी किसिंजर जो बोलता था इंडिया पे कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, 10 साल बाद इंडिया आया, हैंडशेक किया पीवी नरसिम्हा राव से, मोदी से भी मिले हैं बाद में, तो अच्छी खासी चाय कॉफी इस पे डिबेट्स हुई कि हाउ कैन वी टैकल चाइना इन दैट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन द फ्लिप ऑफ आई चेंज हो सकते हैं जैसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो जेनेसिस समझ लग गया इंडिया यूएस रिलेशंस का, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से मूव कर रहा है। राइट नाउ दो जियोपॉलिटिकल थिएटर हैं जिसका हर एक इंटरनेशनल ऑर्डर पे इफेक्ट हो रहा है। पहले वाला तो ये है इंडो पैसिफिक, इसको और बड़ा आप इसको ये बोल सकते हो, मतलब दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। ये पहला थिएटर है सबसे बड़ा। और दूसरा है ये यूराशिया वाला, सेंट्रल यूरोप और रशिया वाला रीजन, यूक्रेन वाला रीजन, है ना। अब यहाँ पे संभव सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो तो यही है कि पीस समझौता हो जाएगा। और मीडिएटर कौन होगा, अगर पीस का समझौता हो रहा है तो मीडिएटर कौन होगा। यूएस के साथ तो पुतिन कभी बैठेगा नहीं, यूरोप आगे आ नहीं रहा, तो बचते तो बुजुर्ग हम ही हैं कि जाएं, अब मिलके भी आए हैं, जब ये जुफियां डाल के आए हैं। हो सकता है कुछ कल को अगर यूएस की सरकार चेंज होती है, स्टैंसेस चेंज होते हैं, तो इंडिया विल बी ऑन द सेंटर टेबल, ऐसा देखने को अब लग रहा है। कल हो ना हो, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है अगर नेगोशिएशन होते हैं तो हम वहां पे सेंटर टेबल पे होने वाले हैं। और उसी के लिए जा भी रहे हैं हम बार बार वहां पे, सेंट्रल यूरोप में कोई गेम घुमाने के चक्कर में होंगे ये लोग। ठीक है, अब दूसरा एंड जो है वो पेपर के लिए, ये बेसिक्स आपको समझ लग गए। अभी दो चीजों को लेके हम चिंतित हैं इंडिया यूएस, जो हमारा शेयर्ड एजेंडा है, वो एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस है जो बढ़ रहा है, और दूसरा काउंटर टेररिज्म है। दो एरियाज में हम कॉपरेट ज्यादा करना चाहते हैं, व्यापार तो हम बढ़ा ही चुके हैं अपना। डिफेंस कॉपरेशन में जो सबसे पहला एग्रीमेंट हमने किया, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इतना नाम ही बड़ा है, डरने का नहीं, इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, इंडियन मिलिट्री यूएस मिलिट्री के साथ, एंड वाइस वर्सा।
कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग ज्यादा एक्शनेबल फीडबैक्स ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं ना, अगर हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी किसी भी ऑपरेशन, किसी भी डार्क ऑपरेशन, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो सिक्योरिटी को खतरा हो। ठीक है, ये सबसे पहला एग्रीमेंट था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और जो मैंने फोटो दिखाई थी आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान, तो इसकी शुरुआत करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गए थे। वी नीड देम, दे नीडेड अस। फिर सेकेंड वेव तब आता है जब टोटली क्लियर हो गया कि ऑयल की प्रोडक्शन तो शुरुआत हो गई है। ऑयल जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो यूएसए वाज टोटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, तो इंडिया से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है। सबसे पहला एग्रीमेंट होता है इस सीरीज में, लेमोआ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। लेमोआ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज है, माने अगर इंडियन आर्मी को जरूरत है तो यूएस अपने बेसिस को यूज करने देगा, और अगर उनको जरूरत है तो हम करने देंगे। इसमें वो पोर्ट कॉल्स, रीफ्यूलिंग भी इंक्लूडेड है कि यूएस का बेस है जी नीचे, जबाउती एक देश है यमन के पास, वहाँ यूएस का बेस है। डीजो गार्शिया में यूएस का बेस है, पैसिफिक में यूएस के बेसिस हैं या उनकी कमांड्स है। अफ्रीका की कमांड है, पैसिफिक की कमांड है, अटलांटिक की फ्लीट है। अगर कुछ म्यूचुअल रहेगा, इंडिया चाहेगा तो वो यूएसए उनको एक्सेस देगा, और वाइस वर्सा हम भी हमारे पोर्ट्स का और बाकी बेसिस का यूएस को एक्सेस देंगे इफ नीडेड। तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे दी हमने। ठीक है, 2016 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको बाद में हमने कॉमकैसा के नाम से जाना। ये यूएस ना सबके साथ कर रहा है। लेमोवा जो भी उनके, हम इकलौते नहीं है, वी आर नॉट सो स्पेशल कि हम ही हैं जो हैं और भाई दो ही हैं बाइडन और मोदी, ऐसा नहीं है। यूएस के बहुत सारे अलाइड डिफेंस पार्टनर हैं और उनके साथ कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो यूएस प्रोग्रेसिवली करता है। लेमोआ भी उनमें से एक है, या वो उसको सिस्मोआ बोलते हैं जो बाकियों के साथ उन्होंने किया है। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन जो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज मिलिट्री यूज करती है उसका एक्सेस दे देते हैं, कि जो अगर हम लोग जैसे लेटर से हमने कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लिया यूएस से, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई इंक्रिप्शन यूज करता है, वो हमारे वाले के साथ इंक्रिप्शन में मैच नहीं करेगा। हमारा एक अपना इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, उनका एक अपना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम है। अगर वो एल्गो शेयर नहीं होंगे तो हम लोग एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत हमें उन एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का एक्सेस दे दिया जो सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन हम लोग उनकी डिवाइसेस के साथ भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ कि अपने पुराने ड्रोन, रीपर्स, एयरक्राफ्ट अगर बेचने हुए तो हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे पास उनको इंटीग्रेट करने का फैसिलिटी अवेलेबल है। दो फायदे हो गए। अब हॉक पुराने हो गए, क्या करना है उन्होंने? उन्होंने थोड़ी ना सीरिया पे हमला करने भेजना है, वो तो उनके इंटरेस्ट में नहीं रहा, है ना। और चाइना ड्रोन घुसने नहीं देगा, तो ड्रोन तो हमें चाहिए पाकिस्तान में हमला करने के लिए, तो हम खरीद लेंगे, उनके बिक भी जाएंगे, डिफेंस इंडस्ट्री भी खुश होगी और हम भी खुश हो गए क्योंकि हमें चाहिए थे। तो यूएस ओरिजिन जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत एफिशिएंटली हम लोग यूज कर पाएंगे इस एग्रीमेंट के बाद, जो कि 18 में हो गया था। उसके बाद इनको रेटिफाई भी कर लिया हमने। फिर आया जो हमने 2002 में एग्रीमेंट किया था, उस पे एक अपडेशन आया, अमेंडमेंट आया, जिसको लिखा गया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, जो आईएसए 2002 में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हमने किया था। अब वहां पे मिलिट्रीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही थी, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया कि डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री भी एक्सचेंज करेगी। उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग दोनों देशों की आपस में इंटीग्रेट होगी और ट्रेड भी बढ़ेगा और नई नई चीजें इनोवेट भी हम लोग कर पाएंगे। देन आता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेक्का बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, जैसे लेमोवा, बेक्का, ऐसे शब्द बहुत बार आपने सुने होंगे, न्यूज वाले भी बोल देते हैं। अब इसमें वो जो कारगिल के वक्त तो हमने नहीं किया, अब करने की बात करी कि हम लोग सारे जियो स्पेशियल जितना भी डेटा उनके पास जीपीएस का है या बाकी है, उनके मैप्स हैं, नॉटिकल चार्ट्स हैं, और इमेजिनरी है लेकिन अनक्लासिफाइड है, क्लासिफाइड वाली नहीं, अनक्लासिफाइड इमेजिनरी, वो सब कुछ शेयर करेंगे हम लोग। तो इससे क्या फायदा होगा, अब तो हमारे पास अपना नाविक सिस्टम भी है, अब उनका भी सिस्टम है, इससे
ड्यूल डेटा से हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे वेपन सिस्टम जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, उनकी एक्यूरेसी और इंप्रूव हो जाएगी। ये काम किया गया वेपन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के। कल को जैसे चाइना से भी लड़ना है या कुछ भी करना है तो इसकी तो आवश्यकता है, ऐसा बोला और हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया। बैका आपने याद कर लिया क्योंकि आपने पेपर देना, आपने नहीं चाइना से लड़ना। देन दो अब वाले हुए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। पहले वाला अगेन सप्लाई अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, कि मान लीजिए कल को कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन के दौरान जो कि नेशनल डिफेंस के लिए क्रिटिकल है, तो दोनों कंट्रीज कॉपरेट करेंगी, उस चीज की सप्लाई एक दूसरे को देने का कॉपरेशन एग्रीमेंट हम दोनों ने साइन कर लिया, तो अच्छे डिफेंस पार्टनर हो गए हम। देन लास्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑन लाइजन ऑफिसर्स, तो हमारे ऑफिसर्स यूएस कमांड में इंडियन की ऑफिसर्स की जो कमांड्स, जैसे इनकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स हैं, अटलांटिक फ्लीट है, पैसिफिक फ्लीट है या अफ्रीका की कमांड है, तो वहां पे कुछ इंडियन ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, हमारा जो मिलिट्री कॉपरेशन है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें रोल प्ले कर रही है, और बहुत सारी बातें जो मिलिट्री वाले बेटर समझते हैं। अगर प्रोक्योरमेंट्स की बात करें तो हमने जैसे सी हॉक हेलीकॉप्टर है MH-60R, वो खरीदा यूएस से। एक सिग साउर करके राइफल्स हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती हैं, ये यूएस से आई हैं। या अल्ट्रालाइट हॉवाइट्जर है, ये आर्टिलरी गन्स है जो अभी लद्दाख वाली साइड भी डिप्लॉय किए हैं, लाइट वेट है, तो ये हमने वहां से खरीदी है। एक बार राजस्थान में हमने उसमें गलत गोला डाल दिया था, उड़ गई थी वो पोखरण रेंज में, लोकल यूएस वाली गन में लोकल मेड आर्टिलरी डाल के चला के देख रहे थे तो ब्लास्ट हो गई। ऐसे जुगाड़ करके देखना चाहिए, सिस्टम में चल जाए तो क्या बुरा है, पर चला नहीं वो। फिर आगे आने वाले टाइम पे जैसे हमारे पास तेजस मार्क 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए जो F-414 इंजन है वो भी शायद हम लोग अमेरिका से खरीदने की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप कोल्ड वॉर या 90s में देखोगे हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट रशिया से ही था, सिर्फ रशिया से ही ज्यादा था, अब थोड़ा बहुत वो यूएस से स्टार्ट हो गया है, जो इन एग्रीमेंट्स का बैकग्राउंड आधार भी रहा है। यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सरकार पे भी इन्फ्लुएंस रखती है, तो उनके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन यूएस की इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ही है, और हमारे लिए भी हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिवाइड हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। कल को अगर रशिया में कोई गड़बड़ होती है तो यूएस से हमारी डिफेंस सप्लाईज आती रहेंगी जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट्स तो नहीं है, लेकिन ये इनिशिएटिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं साइंस एंड टेक में, कि हमने डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2012 में लॉन्च कर दिया, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बातें करी गई कि उधर वाली कंपनीज यहाँ और यहाँ वाली वहां जाके देखेंगी कि क्या कुछ हो रहा है, और नॉर्मली यूएस की कंपनीज यहाँ कुछ प्रोजेक्ट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ बनाएंगे, हम खरीदेंगे लेकिन बनेंगे इधर ही। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। इंडस एक्स स्टार्ट किया गया, ये जैसे एक्सेलरेटर्स नहीं होते, स्टार्टअप एक्सेलरेटर है या इनक्यूबेटर्स हैं, तो वैसे वाला डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं हम, डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम बिटवीन इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एंड यूएस डिफेंस इंडस्ट्री। तो दोनों लोग, दोनों इंडस्ट्रीज मिलके कुछ इनोवेटिव आइडियाज पे कोलैबोरेट करेंगे। ये सबमिट्स ही हैं, अभी इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा, मीटिंग सबमिट्स कॉन्क्लेव्स हो रही हैं जहाँ पे इंडस्ट्री अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रही है। याद रखना है इंडस एक्स, बस इंडिया यूएस के बीच कुछ हो रहा है। फिर इसी बार इसकी बात करेगी आईसीटी की, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे हमने एक दिन पहले भी क्लास ली थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके की जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उन पे इंडिया यूएस कोलैबोरेट करेंगे आईसीटी के अंडर, जिसमें डिफेंस का एक आर्म है, बाकी सारे दूसरी दिशा में भी जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जाते हैं, बाकी एरियाज में जाते हैं। अदर एरियाज देखो तो इसरो ने नासा के साथ बहुत सारा कुछ कोलैबोरेट किया है, स्पेसिफिकली इन्होंने एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया था निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, या अर्थमीज अकॉर्ड हम लोगों ने साइन किया है कि अगर हम लोग आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं तो पीसफुली पार्टिसिपेट करेंगे, क्लेश नहीं करेंगे वहां पे। तो अब तो ठीक ठाक नंबर ऑफ वो हो गया। और जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो हम लोग दो स्ट्रेटेजिक फॉर्म्स में बहुत हैंड इन हैंड चलते हैं। पहला है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग,
क्वाड बोलते हैं जिसको। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज होती है आजकल, क्वाड फोरम बोलना शुरू कर दिया, या युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, इस तरीके से। और एक नया क्वाड जो इन्होंने वेस्ट एशिया में बनाया, वो 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। न्यू क्वाड बोलते हैं। दोनों का मैप दिखा देता हूँ। ये वाला क्वाड ये है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मैप थोड़ा सा गलत आ गया, जापान एंड यूएसए। 4 कंट्रीज इस एरिया में इंटरेस्टेड है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इंडो पैसिफिक के लिए जापान ने इसको प्रपोज किया था, शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। 4 कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं। पहले इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई, कोविड के दौरान इसको फॉर्मलाइज किया गया, जब क्लियर हो ही गया कि क्या इनका मैंडेट है, क्या करना है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स भी बने, IFEB वगैरह, वो चलो डिफेंस का पार्ट नहीं है, वो किसी और दिन देख लेंगे हम लोग। ठीक, अब दूसरी बात हमने ये करी, यूएसए तो था ही था, इंडिया, यूएई एंड इजराइल, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, I2U2। इसको भी लोग, अभी इतना कुछ बहुत बड़ा फ्रेमवर्क नहीं है इसका, स्टिल पीपल आर कॉलिंग इट न्यू क्वाड और वेस्ट एशियन क्वाड, कि वो एशिया है, कि कल हो ना हो, कल को चाइना को इकोनॉमिकली या जो पॉलिटिकली काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब 2 इजराइल और इंडिया तो है ही इस पलड़े में, यूएई किस दिशा में जाता है वो लेटेस्ट स्टेजेस पे पता लगेगा, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया। तो वी आर देयर फॉर द मल्टीपल फ्रंट्स, जहां पे यूएसए और इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्लियर?